हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 21 फरवरी का आपका भी गणित का पेपर है और आप भी गणित का पेपर देने वाले हो और आप चाहते हो कि 100 में 95 स्कोर करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है इस वीडियो में आप लोगों के। तो वीडियो को पूरा का पूरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को पूरा देखना और जितने भी क्वेश्चन उसको तैयार कर लेना। इस बार एक लड़का फेल नहीं हो सकता, मेरे चैनल से इतनी गारंटी मैं देता हूँ। एक लड़का फेल नहीं हो सकता। आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। अभी तो मैं पूरा आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सोल्यूशन ही कराने वाला हूँ, पूरा गणित का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बचेगा नहीं, पूरा का पूरा रिवीजन करा के भेजूंगा आप लोगों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइक जरूर कर देना, बहुत टाइम लगता है इन सभी वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ तो बचपन में ही आप मतलब क्लास 3-4 में पढ़ते थे, तभी आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मालूम चला होगा। ठीक है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए। 0, 1, 2, 8 बताना है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन होगी। तो सिंपल 2 होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या होती है तो 2 होती है। ठीक है, सबसे अगर छोटी संख्या अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है तो 2 होती है। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लीजिए। तो दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी 2। अब इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तुरंत आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि समीकरण जो दिया हुआ है इसका विविक्तकर होगा। अब देखिए, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि सर ये विविक्तकर क्या होता है, और हमसे विविक्तकर पूछा है और हमें समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विविक्तकर होता क्या है। तो विविक्तकर का एक फार्मूला चलता है आप लोगों को, और वही पूछा है। देखिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए फार्मूला होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर अब माइनस के 4ac, यही विविक्तकर होता है। समझ लीजिए, विविक्तकर का मेन फार्मूला यही होता है आप लोगों का कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही वैल्यू पूछा है किसका, d का। किसका वैल्यू पूछा है, d का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो b का और a का, c का। अब आप सोचोगे कि b a c का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इसीलिए तो यह समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस 1/3 बराबर के 0। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो द्विघात समीकरण की स्ट्रक्चर होता है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c बराबर 0। इसी से आप लोगों को तुलना करना है। ठीक है, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, a जो बच गया, a का वैल्यू कितना आ गया 3, तो a बराबर 3 आ गया। x से यह x कैंसिल, तो b बराबर आ जाएगा आप लोगों का -2, और c बराबर हो जाएगा, c बराबर 1/3। तो c बराबर 1/3। तो इतना तो बहुत नॉर्मल, अगर आप पढ़ते हो मैं तो इतना तो आता ही होगा। तो ये भी c का वैल्यू निकल गया ना। अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए बस। तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का क्या कर दो स्क्वायर, -4 गुणे a। अब a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 गुणे c का वैल्यू कितना है 1/3, तो यहाँ लिखोगे 1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, d बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और माइनस ये 4 गुणे 1 तो 4। अब d बराबर 4 में से 4 गया तो 0। यही d कहलाता है आप लोगों का विविक्तकर। इसी d को क्या बोलते हैं, विविक्तकर बोलते हैं। तो विविक्तकर कितना गया 0। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, विविक्तकर, कि इतना का विविक्तकर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो, देखो 0 दिया है ना। तो देखो इसी तरह आप लोगों को लगाना होता है। तो देखिए एग्जाम में विविक्तकर से आएगा, तब विविक्तकर का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जब भी विविक्तकर पूछे, इसी फॉर्मूले पे, इसी मेथड से हम लोग यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न। कोई भी डाउट आप लोगों को इस प्रश्न में नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/5 हो
तो cos a का मान होगा। चलिए मेरे प्यारों जो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल दे दिया, आवश्यकता से अधिक आप सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि यदि साइन a बराबर 3/5 दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, और cos a का वैल्यू पूछ रहा है, इतना ज्यादा सिंपल है कि क्या बताया जाए। ठीक है, देखिए तरीका क्या होता है इसका, एक ही फॉर्मूला काम आएगा सर्वसम्मिका वाला, कि साइन स्क्वायर a और प्लस कास स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, सबको मालूम है। अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल देता हूँ तो हो जाएगा cos स्क्वायर a बराबर 1 और प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, हमें cos a की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से cos a निकालूं, cos a बराबर यह वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल, वर्गमूल हमेशा करड़ी में आता है, तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ से हम cos a निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, मतलब साइन a का वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, और साइन a का वैल्यू है 3/5, तो हम लोग लिखेंगे कि ये 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा cos a बराबर करड़ी में 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लो, ये हो जाएगा cos a बराबर करड़ी में, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो नीचे 1 मान लिया, 1 और 25 कैल्शियम कितना होता है 25, 1 में 25 का भाग दोगे तो 25 बार, 25 में गुणा 1 में करोगे तो 25, माइनस 25 से 25 कैंसिल, बच गया 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का cos a बराबर 25 में से 9 जाएगा तो 16 और नीचे बच गया 25, तो आ जाएगा cos a बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब 4/5 cos a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में दिया है कहीं 4/5, देना तो चाहिए इसको। ठीक है, तो देखिए 4/5 ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आसानी से आप कर डालोगे सारे प्रश्न को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि देखिए अगला जो प्रश्न है ना, तो इससे एक प्रश्न आएगा 100%, मेरी गारंटी है इस बात की, मैं गारंटी खुद लेता हूं कि मतलब इससे एक प्रश्न अनिवार्य है, मतलब यही प्रश्न है। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ लोगे ना तुरंत हल हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। ऑप्शन है 2:3, ऑप्शन बी 4:9, ऑप्शन सी 81:16, ऑप्शन डी 16:81। एक ट्रिक मात्र इसका बताऊंगा, ध्यान समझ लेना। दो समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है। कभी कभी भुजाओं का अनुपात दे देता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, और कभी कभी क्षेत्रफल का अनुपात देखिए दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछता है। क्या ट्रिक है समझ लीजिए। देखिए ट्रिक बताता हूं, जब आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, ट्रिक समझ लीजिए, गिवन, जब क्षेत्रफल गिवन दिया रहेगा रेशियो अनुपात, तो जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा और आपको साइड का अनुपात पूछेगा, साइड का रेशियो तो भुजाओं का अनुपात, तो साइड का अनुपात पूछेगा तो हमेशा आप लोग वर्गमूल निकालोगे। क्या निकालोगे? वर्गमूल। ये पहला कंसेप्ट। और दूसरा, ये तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। दूसरा, अगर भुजा का अनुपात दिया रहेगा, भुजा मतलब साइड, अगर साइड का रेशियो आप लोगों को गिवन है, मतलब दिया हुआ है, और पूछेगा आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का रेशियो जब पूछेगा तो आप हमेशा वर्ग निकालोगे, हमेशा उसका क्या करोगे? वर्ग कर दोगे। बस यही ट्रिक है। तो देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब पहला वाला नियम लगेगा, क्षेत्रफल का अनुपात हमको मालूम है, और पूछा है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा, तो भुजाओं में अनुपात मतलब वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, मतलब कि 4 और 9 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 9 का वर्गमूल 3, मतलब 2/2, मतलब 2/3,
देखिए दिया है पहला पहला जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 संबंधे 3, ये वाला। ठीक है, तो ट्रिक समझाना, यही ट्रिक काम करेगा और तुरंत आंसर ला दोगे। ऐसे एक प्रश्न बनेगा, हमेशा बनता है, इस बार भी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सिंपल प्रश्न है अगला कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। देखिए कितना सिंपल है, समांतर माध्य से एक प्रश्न तो बनता है एग्जाम में, इस बार भी बनेगा। समांतर माध्य होता क्या एग्जैक्ट देखिए, समांतर माध्य की अगर हम बात करें, समांतर माध्य बराबर होता है कि संख्याओं का योग। कोई भी आंकड़ा दिया है, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी संख्या दिया है, तो आप उसका योग करो, जितनी भी संख्या दिया है संख्याओं का योग, और बटे में कुल संख्या, जितनी संख्या है उसका काउंट करो, भाग दे दो, कुल संख्या, यही होता है आप लोगों का। लेकिन इस बार आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं उनका समांतर माध्य ऑलरेडी मालूम है 5, तो समांतर माध्य की जगह हम लोग 5 लिख देंगे। संख्याओं का योग मतलब 3 + 4 + 6 + x, तो लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x। ठीक है, और बटे में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो टोटल 4। बस, तो गुणा करोगे, ये भाग में उधर जाएगा तो 4 5 20 बराबर, ये जोड़ोगे तो 6 4 10 और 10 3 13, 13 + x। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 20 + 13 इधर आएगा तो -13 बराबर, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बराबर x, मतलब x का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, देखिए दिया हुआ है x का वैल्यू 7, देना तो चाहिए उसको। देखिए 7, ऑप्शन तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और ऐसे ही करके चले आओगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। हाँ, अगला प्रश्न अच्छा है, इससे भी एक प्रश्न बनने अनिवार्य, इसको कहाँ कोई रोक सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता ना, कि 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक 2,3 और एक बिंदु का निर्देशांक 4,1 के बीच की दूरी होगी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए और इसका आंसर ले जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कहना क्या चाह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं कि यह बिंदु A है, एक बिंदु मान लेते हैं अपने से कि बिंदु B है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमसे पूछा है, और एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,3, मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक जो है वो है 2,3, और बिंदु B इसका निर्देशांक है आपके पास 4,1, और इसकी बीच की दूरी पूछा है, बीच की दूरी मतलब AB की दूरी। ठीक है, और AB की दूरी क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है, मालूम होना चाहिए, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो। फार्मूला हमने बता दिया पूरा, हम जाके सर्च करोगे आ जाएगा मेरा सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 x2 क्या होता है, तो देखो ये पहला है, ये x1 या y1 होता है, और ये x2 और यह y2 होता है। अब तो आसान हो गया ना, अब तो वैल्यू रख दीजिए सिर्फ, तो लिखेंगे AB बराबर क्या होगा, करड़ी में बना लेते हैं बड़ा सा करड़ी, x2 कितना है 4, तो 4 - x1 कितना है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 - y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। और जब यहाँ से AB निकालेंगे हम, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब कि -2, इसका होल स्क्वायर। और AB निकालेंगे यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 ही आने वाला है, तो आ जाएगा AB बराबर 4 4 8। ठीक है, तो AB बराबर, इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2, बिल्कुल, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है,
तो 2 करोड़ी में ही रहेगा। मतलब ए बी की जो दूरी आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, वो 2 करोड़ी में 2 आ गया। देखिए दिया है ऑप्शन में 2 करोड़ी में 2, देना तो चाहिए उसको, दिया है बिल्कुल 2 करोड़ी में 2। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? 1% दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है आप लोगों से, 1%। ठीक है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा सवाल हो। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6 ही था, सॉरी, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई नंबर दे दे और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा किसी भी नंबर का, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये चीज होता है कि आप सिंपल उसका एलसीएम निकाल लो, बस यही होता है। एलसीएम निकाल लो, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए 156 दिया ना, तो 156 का एलसीएम निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 2 से कटाओगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाओगे तो 2 3 6 और 2 9 18, फिर और 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा तो 13 3 39, फिर 13 से कटेगा तो 13 1 13। तो 156 बराबर क्या आ जाएगा, 2 जो है 2 बार है तो इसको लिखोगे 2 पे पावर 2, 3 एक ही बार है तो हो जाएगा 3, 13 भी एक ही बार है तो हो जाएगा 13। तो देखो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही अभाज्य गुणनखंड होगा 156 का। देखिए दिया है कहीं ऑप्शन में, कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी दिख रहा होगा। देखिए 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यह वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला प्रश्न यह है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना सिंपल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमको दिया है कि सेक थीटा बराबर 2, तो हमसे पूछा है कि जो थीटा की वैल्यू कितना होगी। देखो कितना सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लिखोगे कि सेक थीटा बराबर, यहाँ पे 2 है ना, तो जो यहाँ पे होता है वही देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सेक है, तो देखो सेक, देखो कितना अंश का वैल्यू 2 होता है, मतलब सेक जो होता है, सेक 30 अंश का वैल्यू, कि सेक 60 अंश का, कि सेक 45 अंश का, कि सेक 90 अंश का, कितना का वैल्यू 2 होता है। तो देखिए सेक जो 60 अंश का वैल्यू होता है वो 2 होता है, सेक 60 अंश का वैल्यू 2 होता है। तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस 2 की जगह मैं इसको सेक 60 अंश लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक 60 अंश का वैल्यू ही 2 होता है। तो यहाँ से ये होगा कि सेक से सेक तुरंत कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। यही हमसे पूछा था कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो देखो थीटा का वैल्यू होगा 60, तो देखो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखो जो देखिए जैसे यहाँ पे सेक थीटा बराबर 2 है, जो यहाँ दिया होता है सेक, उसी में देखा जाता है कि सेक कितना अंश का वैल्यू होगा। अगर कॉस रहता तो कॉस वाला लिस्ट में देखिए कॉस कितना अंश का वैल्यू 2 होता है। अगर 10 रहता है यहाँ पे तो देखते हैं कि 10 के कितना अंश का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 10 से 10 कट जाता है। इसी तरह देखिए 2 को हमने लिख लिया सेक 60 अंश, सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। तो जो यहाँ होता है उसी की लिस्ट में देखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल जो हैं अब बराबर हैं, तो m का मान है। देखिए 100% ये प्रश्न आएगा कि मूल बराबर हैं तो m का वैल्यू बताइए। कभी कभी k दे देता है कि k का वैल्यू बताइए। मूल बराबर हैं, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। देखिए मेरे प्यारे तो कितना आसान होता है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल देना कि मूल बराबर है, जब भी क्वेश्चन में बोल दे आपसे कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने का मतलब कि डी जो होता है 0 के बराबर आ जाता है, और डी मतलब विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर 0 के बराबर आता है। अब विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और ये जो होगा 0 के बराबर आता है जब भी मूल बराबर आए। तो वही कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो यहाँ से पहले एबीसी की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुटअप कर दीजिए और आ जाएगा। एबीसी का वैल्यू कैसे निकलेगा अभी हमने बताया आप लोगों को कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 है ना। तो अगर एबीसी का वैल्यू निकालना है तो आप द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर लिखिए, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पे ये होता है
कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए बराबर 3, एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर -12 और सी बराबर m। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब बस रख दीजिए वैल्यू, तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है -12, तो -12 का होल स्क्वायर और -4 गुणे ए का वैल्यू है 3, तो 3 गुणे सी का वैल्यू है m, तो m बराबर 0। देखो -12 का होल स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा प्लस का, हो जाएगा -4 3 12, अब 12 में m का गुणा करोगे तो 12m बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 144 बराबर -12m उधर जाएगा तो +12m। देखो यह 12 से जो 144 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बराबर इधर बच गया m का वैल्यू कितना आ गया 12। और यही पूछा था कि यदि मूल बराबर हो तो m का मान होगा, m का वैल्यू 12 आ गया, ऑप्शन डी। तो जब भी इस प्रकार के सिचुएशन आए कि मूल बराबर हैं तो उसको आप 0 के बराबर कर दो, और एबीसी का वैल्यू जैसे रखोगे ना, तो चाहे वो m का वैल्यू या k का वैल्यू पूछ देता था, यहाँ पे k रहेगा तो k का वैल्यू पूछ देता है, तो उसी तरह आपको लगाना है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला प्रश्न कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा जो है वो 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई है। शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है प्रश्न आपको बताता हूं। प्रश्न यह है कि पहले एक समबाहु त्रिभुज आप बनाइए। देखिए समबाहु त्रिभुज बना देता हूं छोटा सा समझने के लिए। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ए है, यह बी है, यह सी है, और भुजाएं 2 है। अगर ये 2 है तो ये भी आपका 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है कि शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ से बिंदु शीर्ष से, ये शीर्ष से ए से अगले वाले भुजा पर अगर लंब डालूं, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु डी पे विभाजित किया, तो एडी की भुजा पूछ रहा है, एडी की दूरी कितनी होगी पूछ रहा है, शीर्ष लंब की ऊंचाई। तो बताइए यहाँ पे देखिए, शीर्ष से जब भी लंब डालते हैं तो ये बीसी को बराबर भागों में विभाजित करेगा, यह वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। तो अगर पूरा 2a है तो यहाँ का क्या हो जाएगा a, और यहाँ तक भी क्या हो जाएगा a में बढ़ जाएगा आप लोगों का। हमसे पूछा है कि AD की लंबाई बताइए। देखिए AD की लंबाई आप लोगों को दिख रहा होगा कि त्रिभुज ADC में, देखिए, और लंब का मतलब होता है कि 90 अंश विभाजित करता है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि त्रिभुज, देखिए AD की दूरी पूछ रहा है, AD बराबर क्या होगा, तो देखो त्रिभुज ADC में, ADC में देखो 90 अंश के स्थान वाले भुजा तो आपका कर्ण कहलाएगी, तो ये तो कर्ण हो गया। ठीक है, और यह आप लोगों का लंब हो गया और यह आधार हो गया, और पाइथागोरस नियम लगा दीजिए। कर्ण आपको मालूम है, यहाँ पे आधार भी मालूम है, लंब निकल जाएगा तुरंत। तो लिखोगे कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहां से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, और पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे हमारे पास क्या है AC, ठीक है, ए स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे आप मान लेते हैं AD, तो AD का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार क्या है यहाँ पे DC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, तो AD का स्क्वायर हमें निकालना है, और प्लस DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर मतलब यहाँ पे DC का स्क्वायर, एक बार और लिख दो, इसी को दोबारा लिख दिया। अब यहाँ से हल करते हैं। AC का स्क्वायर, AC का है वैल्यू कितना 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, तो हमको तो AD निकालना है, तो AD का स्क्वायर ऐसे रहेंगे, प्लस DC का स्क्वायर, DC का वैल्यू कितना है a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर,
बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के ए स्क्वायर और बराबर इधर बच जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चल जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर और बराबर इधर बच गया ए डी का स्क्वायर। हमें ए डी चाहिए तो अगर मैं ए डी निकालूं तो यह वर्ग है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में 3a स्क्वायर। तो देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए निकल जाएगा तो ये हो जाएगा ए, मतलब करड़ी में 3a बराबर ए डी। हाँ ए डी ही निकालना था क्योंकि ए डी ही यहाँ पे शीर्ष लंब है, ए डी ये पूछा था तो करड़ी में 3a आ गया। देखिए दिया है कहीं, ठीक है, तो देखो चाहे ए करड़ी में 3 कहो चाहे करड़ी में 3a कहो ये बात एक ही होती है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए करड़ी में 3, मतलब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो या तो करड़ी में 3a कहो या तो आप a को आगे कर दो और करड़ी में 3 को पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी प्रश्न हो गया क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो चलिए इसको लगा देते हैं, कितना सिंपल है। पहले 1 से लेकर 10 तक की कितनी धनात्मक सम संख्या होगी वो लिखिए। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक होगी, पहली तो 2, दूसरी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो 1 से लेकर 10 तक के बीच इतने ही सम संख्या हैं। अब इनका समांतर माध्य पूछा है। हमने अभी फार्मूला आप लोगों को बताया था कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों दी गई संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या है उसका योग कर लो, मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर लो और बटे में दी गई संख्या मतलब टोटल संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर को जोड़ दो तो हो जाएगा 10 8 18, 18 2 20 और 20 10 30। तो ऊपर तो 30 आ गया और नीचे 5, जैसे भाग लगाओगे तो 5 6 के 30, तो समांतर माध्य कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा 100% दिया होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखो दिया है ना यहाँ पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्लियर हो गया। और अगला प्रश्न देखो क्या है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या है, वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र पर क्वेश्चन आ गया। फिर बस इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। कह रहा है कि बिंदु P दिया है निर्देशांक Q, इसका भी निर्देशांक दिया है, इसके बीच की दूरी मतलब इसके बीच की दूरी आगे ही दे दिया है कि इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा, ये जो y आपको यहाँ छिपा हुआ है इस y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल देखिए क्या है, इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए एक बिंदु तो आपको बोला है कि एक बिंदु P है और एक बिंदु बोला है कि एक बिंदु Q है, ठीक है। और P का निर्देशांक दिया है कितना 2, -3, तो 2, -3 हो जाएगा। और Q का निर्देशांक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10, के y, और इन दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना है 10 मात्रक, ठीक है। हमको यहाँ से y का वैल्यू पूछा है। फार्मूला वही लगेगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब PQ का अगर हम वैल्यू निकाल लें कि PQ बराबर होगा तो फार्मूला वही आपका होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रखें तो सबको मान लीजिए ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, आपका y2 है, ठीक है। तो देखिए PQ, तो PQ का वैल्यू दिया है कि PQ का वैल्यू 10 मात्रक है, तो PQ की जगह तो हम यहाँ पे 10 रख लेंगे, ठीक है, बराबर x2 मतलब होता है 10, तो यहाँ पे 10 - x1 क्या है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y - y1 कितना है यहाँ पे -3, तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर √ 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y -
प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 बराबर करड़ी में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे यह करड़ी हट जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे करड़ी हट जाती है, तो इधर वर्ग करेंगे तो ये तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर वर्ग करने पर तो करड़ी हट गया, बस बचेगा आपका 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब आगे देखो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे हम ये करेंगे कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 100 आ जाएगा बराबर, यह आ जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a इंटू बी, ए क्या है यहाँ पे y और b क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 100 बराबर, ये हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और प्लस 3 दूनी के 6y। ठीक है, तो हो जाएगा 100 बराबर 64 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 मतलब 73 प्लस y स्क्वायर और प्लस के 6y, ये हो जाएगा 100। तो 73 प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 73 बराबर बच जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस के 6y। ठीक है, और 100 में से 73 जाएगा तो कितना बच जाएगा आप लोगों का 27 बराबर y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6y। अब करना ये चीज़ है कि इसको इधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा 0 बराबर y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 27 उधर जाएगा तो माइनस के 27। अब यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिए तो यह हो जाएगा, गुणा करने पे 27 जोड़ने पे 6 तो 9 3 27। ठीक है, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y और प्लस के 3y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 27। ठीक है, अरे यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तब न 6 आएगा, तो 9y माइनस के 3y माइनस के 27। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से जोड़ा बना लीजिए और यहाँ से जोड़ा बना लीजिए, तो 0 बराबर यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो y और माइनस में माइनस उड़ा होगा तो प्लस और 27 3 का भाग 27 देंगे तो 3 9 27 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी y प्लस 9 और यहाँ पे भी y प्लस 9, इधर तो 0 बच गया, y प्लस 9 इसमें भी y प्लस 9 इसमें कॉमन ले लोगे तो y प्लस 9 एक कोष्टक में आ जाएगा और एक कोष्टक में हो जाएगा y माइनस के 3, y माइनस के 3। अब देखो एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0, एक बार क्या करोगे कि y प्लस 9 बराबर 0 करोगे तो y बराबर प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9, और एक बार क्या करोगे कि y माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे -9 और y का वैल्यू यहाँ पे 3। ठीक है, मतलब कि एक -9 आ गया, एक आ गया 3, मतलब y का वैल्यू जो होगा -9, 3 होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है, तो देखिए बिल्कुल दिया है -9, 3, मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, देख रहे हैं ना कितना अच्छे क्वेश्चंस है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न का ट्रिक हमने बताया था, देखिए वही प्रश्न आ गया कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं, देखिए इस बार संगत भुजाएं का अनुपात दिया है 9:4 और पूछा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमने ट्रिक क्या बताया था कि जब भुजा का अनुपात दे दें और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हमेशा वर्ग करते हैं, हमेशा वर्ग करते हैं। तो 9 का वर्ग कर दो और इधर 4 का वर्ग कर दो, तो 9 का वर्ग 81 या 4 का वर्ग 16, 81 संबंधित 16 कहीं दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस तो जब भुजा का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे हमेशा वर्ग करते हैं,
और उस वाले सवाल में क्या था कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया था और भुजा का अनुपात पूछा था, इसलिए हमने वर्गमूल किया था। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रकार के भी प्रश्न हमने एक फार्मूला पे किया था, यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये भी हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, कितना सिंपल फार्मूला था ना, सर्वसमिका वाला, कि हमने कहा था आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कहा था कि नहीं। और यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए सिंपल, यहाँ से निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है ना, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख लीजिए, हल कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 में 2 का भाग दोगे तो 2, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 और नीचे बच गया 2, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 1/2। दिया है 1/2, देना चाहिए जरूर से। ऑप्शन डी देखिए दिया है, ऑप्शन डी दिख रहा है ना आपको 1/2, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए ये चित्र वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। कह रहा है कि चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी का परिमाप होगा, ओ ए बी का परिमाप पूछा है और कहा है कि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है और थीटा का वैल्यू हमको दिया है 60 डिग्री और आपसे पूछा है। देखिए ये आप लोगों का जो है, तो देखिए कितना सिंपल आप इसको लगाओगे। देखो हमसे पूछा है ओ ए बी का वैल्यू, तो देखो ओ ए बी का परिमाप मतलब चीज ये होता है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ गया, यहाँ से फिर हमने फिर स्टार्ट किया, यहाँ आया, यहाँ तक कितना दूरी हमने तय किया, यही परिमाप कहलाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ, ये आपका क्या कहलाएगा त्रिज्या। अगर मैं इस फिगर को बनाऊं दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही ना, तो ये तो आपका त्रिज्या हो गया, ये भी आपका त्रिज्या। ठीक है, और यह आपका जो हुआ यहाँ से लेकर यहाँ, यह आपका संगत चाप की लंबाई, या संगत चाप की लंबाई निकलती है, एक फार्मूला होता है 2πr थीटा और बटे 360 से हम लोगों का यहाँ से लेकर मतलब ए से लेकर और बी तक संगत चाप की लंबाई का फार्मूला ये होता है 2πr थीटा और बटे होता है 360। तो टोटल अगर मैं यहाँ से फार्मूला बताऊं तो यहाँ से हमने r चला, फिर 2πr थीटा बटे 360 चला, फिर r, मतलब r 2 बार चला, मतलब 2r चला और प्लस 2πr थीटा और बटे 360 अंश चला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ को पूरा हमने अगर परिमाप निकालूं तो फार्मूला यही बनेगा कि 2r, r तो चलूंगा और प्लस ये भी चलूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फार्मूला आप लोगों को बन के तैयार है, बस वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे r का वैल्यू कितना है त्रिज्या 7, तो 2 गुणे 7 प्लस 2 गुणे पाई, और पाई का मान आप क्या रखोगे 22/7 रख लो, तो 22/7 प्लस r मतलब 7, थीटा कितना अंश है 60 अंश, तो 60 अंश। ठीक है, और बटे में कितना दिया 360, तो बटे में 360, तो यहाँ तक बटे में क्या आ जाएगा 360। ठीक है, तो देखो क्या होगा 60 से 360 6 बार में कट जाएगा, यह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यह 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ 7 दूनी के 14 और बीच में आपका प्लस, ऊपर बच गया आपका 22 और नीचे बच गया यहाँ पे 3। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम 3, तो 14 तिया 42, 3 से 3 कैंसिल, बच गया 22, तो 2 2 यहाँ पे 4 और 4 2 6 64/3, यह जो होगा राइट आंसर होगा 64/3 सेंटीमीटर, इतना परिमाप आएगा। देखिए 64/3, देखिए पहला ही जो है राइट आंसर हो जाएगा 64/3। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको लगाते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है
चलिए देखिए अगला प्रश्न थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है कि n प्रेक्षणों का माध्य हमको दिया है x पे बार। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इस प्रश्न पे समझने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए n टोटल हमारे पास n है, n संख्या है, मतलब n प्रेक्षण है, और उन्हीं nों का समांतर माध्य x पे बार दिया है, और कह रहा है कि यदि प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। सबसे पहले हम लोग पुराना माध्य निकालेंगे कि जब अगर n प्रेक्षण होगा तो उसका अगर समांतर माध्य x दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। समांतर माध्य बराबर क्या होता है यहाँ पे कि सभी पदों का योगफल, क्योंकि n प्रेक्षणों का माध्य x है, सभी पदों का योगफल। अब पद हमको मालूम नहीं कि कितने पद हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पद हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे पद मान लेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इसी तरह डॉट 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 xn बार होगा पद, क्योंकि इस बार हमको पद नहीं मालूम है। तो समांतर माध्य हमको दिया है x पे बार, तो x पे बार बराबर होगा सभी पदों का योगफल। अब पद हमको मालूम नहीं है, लेकिन मान लेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसी तरह xn बार है, और बटे में कुल प्रेक्षण n है बोला है, तो यहाँ पे n लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा x पे बार इंटू n बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 डॉट 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 xn। ये समीकरण नंबर पहला आ गया। तो वही कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें a बढ़ा देते हैं तो नया माध्य क्या होगा। तो अगर हम नया माध्य की बात करें कि नया समांतर माध्य क्या होगा, नया समांतर माध्य, ठीक है, तो नया जो समांतर माध्य निकलेगा वो आप लोगों का निकलेगा कि क्या होगा, प्रेक्षणों का योग मतलब x1, लेकिन इस बार इसमें a बढ़ा दिया है, तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस a, और अगला हो जाएगा x2 प्लस a और x3 प्लस a, इसी तरह कहाँ तक xn प्लस a तक होगा, और बटे में प्रेक्षणों का मतलब कुल प्रेक्षण कितना है, तो टोटल प्रेक्षण आपका n है, और यहाँ पे आप लोगों का निकल जाएगा कि x, अगर मैं इसको तोड़ूं अलग अलग से, अगर इसको अलग अलग ले लूं x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये आ जाएगा आपका x1, यहाँ से अगर मैं ले लूं x2 और यहाँ से ले लूं x3, अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस कहाँ तक xa तक, एक कोष्टक में हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा a प्लस a डॉट डॉट a, एक कोष्टक में, मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 को अलग अलग कर दिया, इधर a जो जोड़ा हूँ उसको अलग अलग कर दिया, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x का वैल्यू यहाँ पे दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका वैल्यू कितना दिया है x पे बार इंटू n, तो ये तो हो जाएगा x पे बार इंटू n, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना बार a होगा, तो मान लेते हैं कि n बार a होगा, तो n को गुणा a में कर देंगे तो टोटल इसका योगफल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू a, ठीक है, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का n। अब करना क्या होगा, यहाँ से हम लोग कि यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें, तो n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x पे बार, ठीक है, हाँ, और देखिए यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस हम लोग भूल गए हैं, बीच में प्लस है, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है, तो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x पे बार और प्लस, यहाँ से n गया तो बच गया a, और नीचे बच गया n से n कैंसिल, तो बच जाएगा कि x पे बार प्लस a। ये आप लोगों का नया समांतर माध्य निकलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझेंगे तभी आएगा, तो इसको रट जाइएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है, तो x पे बार प्लस a, ये जो राइट आंसर होगा। तो हम आगे ही बता दें कि क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो दिया है x पे बार प्लस a, मतलब पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
इसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा, रट जाइएगा। एक ही प्रश्न तो रटना है, वो भी नहीं रटेंगे तो एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। चलिए, लेकिन अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न को तो कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को, ये तो एग्जाम में आना फिक्स है और हमेशा से आता है एग्जाम में कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर p है, उसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p, p+1, 2p या 2p+1। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि p का वैल्यू कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक ले लें, कोई 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें, धनात्मक होना चाहिए। तो अगर p का वैल्यू अगर मैं कोई भी संख्या लेकर अगर इसमें पुटअप करूं तो रिजल्ट में हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। बताइए किस रूप का होगा? तो p रूप का होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि p का वैल्यू 1 रखोगे तब तो विषम तो आएगा, लेकिन p का वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो सम आने लगेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें p का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो विषम पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा विषम आना चाहिए, हमेशा। 2p यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ p का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2, ये भी आप लोगों का सम आ गया, तो बच गया यही राइट आंसर होगा। यहाँ पे p का वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, p का वैल्यू 1 से लेके चाहे कुछ अनंत तक रखो, हमेशा आपको विषम पूर्णांक ही देखने को मिलेगा, वो भी धनात्मक। देख लो, p का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2 1 3, तो 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं? बिल्कुल। p का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी के 4 1 5, देखो 5 भी विषम पूर्णांक है। 3 रखोगे तो 3 दूनी के 6 1 7, ये भी आपको धनात्मक विषम पूर्णांक है। 4 रखोगे तो 4 दूनी के 8 1 9, ये भी देखो। मतलब कि p ही एक ऐसा है, धनात्मक पूर्णांक p ही ऐसा है कि यहाँ p का वैल्यू कुछ भी रखो धनात्मक पूर्णांक, रिजल्ट में आपको विषम पूर्णांक देखने को ही मिलेगा। मतलब किस रूप का है? तो 2p+1 के रूप का है। ठीक है, यह कहना चाहता है यह प्रश्न। चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, तीनों बिंदु जो हैं त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि समबाहु त्रिभुज बनेगा कि विषमबाहु त्रिभुज बनेगा? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, सबसे पहले आप लोगों को एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, अब त्रिभुज हमने बना दिया। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब देखिए A का निर्देशांक आपको दिया है कि -4, 0 है। B का भी दिया है कि 4, 0, C का भी दिया है कि 0, 3 है। पूछ रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे AB की बीच की दूरी निकालोगे, AB की बीच की दूरी निकालोगे, इसके बाद BC की बीच की दूरी निकालोगे, इसके बाद AC की बीच की दूरी निकालोगे। अब तीनों की जब दूरी निकल जाएगा, इसके बाद आप देखोगे कि कौन सा त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले आप AB की बीच की दूरी निकालोगे, अलग अलग दूरियां सबकी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग AB की निकाल लेते हैं, AB। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी का सूत्र वही होगा आप लोगों का x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आप लोगों का x2। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस x1 क्या हो जाएगा -4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 और माइनस y1 हो जाएगा वहां पे 0, इसका होल स्क्वायर। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर, और बराबर बच जाएगा 4 4 8 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आप लोगों का 8 का होल स्क्वायर 64 और 0 का होल स्क्वायर 0, बराबर 64 और 64 का क्या हो जाएगा 8। मतलब AB का जो है वो आ गया आप लोगों को 8। ठीक है, इसी तरह BC का हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं BC का, BC में भी फार्मूला वही लगेगा दो बिंदुओं के बीच का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम BC निकालें तो करड़ी में क्या हो जाएगा x2, BC की बात हो रही है B और C, तो x2 क्या है यहाँ पे 0 और माइनस x1 क्या है यहाँ पे 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3
y1 0 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC निकालूंगा तो 0 में से 4 गया तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 9 और 16 25। तो BC बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ BC का वैल्यू आ गया 5। इसी तरह AC का भी निकालेंगे तो AC का यहाँ निकाल देते हैं। AC फार्मूला वही लगेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा आप लोगों का x2। तो देखो AC की बात हो रही है, सिर्फ AC का फोकस करो। x2 0 और x1 -4। तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1 क्या था -4 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है 3, y1 क्या है 0, मतलब कि हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 0 का और 3 में से 0 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 और 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो ये हो जाएगा 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो कि BC का वैल्यू भी 5 आ गया और AC का भी वैल्यू भी 5 और इसका वैल्यू 8। तो देखो दो भुजाएं बराबर हैं और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं मतलब कि वो समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो कौन सा है समद्वि बाहु। तो देखिए दिया है ऑप्शन में, जरूर दिया ना चाहिए उसको, समद्वि बाहु ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए ये 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या बोला है कि यदि tan थीटा बराबर इतना हो, ठीक है, तो बोला है कि cos थीटा का मान होगा। ठीक है, देखिए सिंपल है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हो कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और बराबर के सेक स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल दूंगा तो कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 10 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब हमें निकालना है सेक स्क्वायर ए की वैल्यू। तो अगर मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो सेक स्क्वायर ए बराबर में इसको आगे कर दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं सेक ए निकालूं तो यह वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में। तो वर्गमूल 1 प्लस 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा कि इसके स्क्वायर से यह करड़ी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बच जाएगा सेक ए बराबर 1 प्लस के 2ab और इधर बच जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो आप एक मान लो, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ से भाग दोगे तो बचेगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2ab। तो यहाँ से सेक a बराबर आपका निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल जाएगा। जब सेक निकल गया तो यहाँ पे कॉस निकल जाएगा। कॉस ए जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। कॉस ए बराबर होता है 1 अपान के सेक ए। तो कॉस ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 अपान के सेक ए और सेक एक वैल्यू है आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के 2ab और बटे में है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के 2ab।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, तो ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से ध्यान समझना, ऊपर तो बच गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसके जगह में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा, तो यह बच गया। ठीक है, किसका कॉस ए का वैल्यू देखिए दिया है कहीं ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज हमने भूल गया, यह माई प्लस होता है, मतलब ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दिया है ऑप्शन में कहीं, देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न लगेगा और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बात किया, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस प्रैक्टिस आपकी करनी है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।